अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको पता है कि गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी नई गाड़ियाँ मार्केट में आ गई हैं। निशात ने जेकू लॉन्च कर दी है, BYD आ गई है, EV PHEV बहुत सारी आ रही हैं और मैंने मल्टीपल वीडियो इस पे पहले भी बनाई हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको ऑटो सेक्टर का एक एनालिसिस करके दूं और हम इसको देखेंगे कि इस वक्त जो मार्केट है उसकी क्या सूरत हाल चल रही है और आगे आने वाले कुछ सालों में मार्केट जो ऑटो सेक्टर है वो किस तरफ जाने वाला है, ताकि आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन ऑटो सेक्टर में वाइजली कर सकें। इसके साथ साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2026 में जो पॉलिसी एंड हो रही है उसके बाद क्या बनेगा। क्या EPS 30 to 40% क्रैश कर जाएगा? क्या जो इन ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सेल कर दें? लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है क्या वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है भी या नहीं। पॉलिसी को थोड़ी देर के लिए जरा साइड में रखें, स्ट्रक्चर को देखें। आज मैं आपको ऑटो इंडस्ट्री का एक एक्सरे करके दिखाऊंगा और उसके बाद एंड में वर्डिक्ट दूंगा। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों आज हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करेंगे, हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इन्वेस्टर है वो हेडलाइन से पैसा नहीं बनाता बल्कि स्ट्रक्चर से बनाता है। अगर हम पिछले 20 साल का जायजा लें तो जो ऑटो सेक्टर है और जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त है ज्यादा से ज्यादा 3 लाख एक साल में हुई है, जबकि कम से कम 1 लाख हुई है। तो लगभग इसी रेंज में रही है पिछले 20 सालों में। कभी बूम आ जाता है, कभी क्रैश हो जाता है और फिर रिकवरी। लेकिन क्या इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ग्रोथ भी है? असल में जो इसका साइज है गाड़ियों की जो फरोख्त होती है एक साल में, तो वो एक साल में 3 लाख से ऊपर नहीं गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो पाए साइज है वो बड़ा नहीं है। पाकिस्तान में ऑटो का मॉडल यही है कि यहाँ पे ज्यादा फोकस असेंबली पे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, जिसकी वजह से हाई इंपोर्ट कंटेंट है, सिक्योरिटी किट्स हैं, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आप सिर्फ लोकल डिमांड पर डिपेंड कर रहे होते हैं और लोकल डिमांड सिक्लिकल होती है। 3 तरह के सेगमेंट पाए जाते हैं। जो आम आदमी है वो सुजुकी लेना पसंद करता है, जबकि थोड़ा सा लोग टोयोटा की तरफ जाते हैं और अगर थोड़ा सा मजीद प्रीमियम फील लेना चाहें तो फिर लोग होंडा की तरफ आते हैं। तो इस वजह से इन तीनों प्लेयर्स की ओलिगोपली थी, मतलब ये तीनों प्लेयर ही डोमिनेट कर रहे थे और इसके अलावा कोई प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता था। जबकि अब सीन डिफरेंट हो चुका है। अब तकरीबन 12 प्लेयर्स आ चुके हैं। साजगार है जो हेवल लेके आए हैं, किया मोटर्स है, स्पोर्टेज लेके आए हैं, टूसॉन है, SUV की एक पूरी रेंज है। इसके साथ साथ रिसेंटली निशात ने लॉन्च किए हैं जेकू J7 J5 और BYD आ चुका है। EV PHEVs का एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। तो प्लेयर्स बढ़ गए हैं लेकिन जो लोगों की तादाद है गाड़ी लेने वालों की वो तकरीबन उतनी ही है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में प्राइस फॉर इनएविटेबल है और इसके असरात हमें अभी से नजर आने शुरू हो चुके हैं। कई मैन्युफैक्चरर ने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करना शुरू कर दी हैं। मार्केट प्लेयर्स बढ़ जाएं लेकिन खरीदार उतने के उतने रहें, यानी पाए का साइज ना बढ़े, तो फिर प्राइसिंग वार नागुजीर हो जाती है। आपने माजी में देखा होगा जब डॉलर 30 to 40% ऊपर गया था तो गाड़ियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखने में आया था और यही सूरत आगे देखने में आ सकती है। अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लास्ट ईयर में तकरीबन 2,25,000 गाड़ियों की सेल हुई है और इस साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 2,50,000 हो जाएंगी और इस वक्त लोग एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट देखने में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर करें कि जो ऑटो सेक्टर होता है वो सिक्लिकल होता है। जब फाइनेंसिंग इजी होती है और हाई बिल्डअप हुई होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो परचेजेस फ्रंट लोड हो रही होती हैं और अगले 2-3 साल बाद जब लोगों ने एक दफा अब गाड़ियां ले ली, 2-3 साल में वो गाड़ियां दोबारा नहीं लेंगे तो फिर क्या होता है, फिर डाउन टर्न आता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस साल 2.5 लाख गाड़ियां सेल हो जाती हैं तो फिर अगले कुछ सालों में जो स्लो डाउन है वो नागुजीर है। इसके अलावा मार्केट में जो लोग होते हैं वो उनमें से जो 1/3 होते हैं वो यूज कार इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो तकरीबन 40 से 50,000 यूनिट डायरेक्ट कंपटीशन है नई गाड़ियों के साथ और ये फॉरेक्स प्रेशर भी क्रिएट करता है। लोकल असेंबलर प्लांट लगाकर बैठा होता है जबकि जो यूज्ड इंपोर्टर है वो इन्वेंट्री फ्लिप कर रहा होता है। सो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज है वो लोकल मैन्युफैक्चरर को है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि टोयोटा के नंबर्स तो हमेशा बड़े अच्छे रहते हैं और टोयोटा ने तो पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अब भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो बेसिकली जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि टोयोटा की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कार सेल्स के साथ साथ उसकी ट्रेजरी मैनेजमेंट भी है। ये लोग अच्छे सालों में रिजर्व्स बिल्ड करते हैं, कैश पार करते हैं और उसके थ्रू अदर इनकम जनरेट करते हैं और इसी अदर इनकम की वजह से इनको डाउन टर्न में बहुत अच्छा सर्वाइवल मिल जाता है। और ये बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है। सुजुकी पे नजर डालने से वो लॉस मेकिंग रही है, एंट्री सेगमेंट प्रेशर में है और मिडिल क्लास का सबसे पहले जो स्क्वीज का इम्पैक्ट है वो इन्हीं के पास आता है, जिसकी वजह से इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। होंडा की बात करें तो उसी तरह वोलेटाइल अर्निंग्स है, रिकवरी फेज आती है,
फिर स्लो डाउन होता है, तो क्लियर डोमिनेंस नहीं है। अब इसके साथ साथ टच करते हैं जो पॉलिसी का चेंज आ रहा है 2026 में, और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अर्निंग पर शेयर जो है वो 30 to 40% गिर जाएंगी, क्या हमें ऑटो सेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो निकाल लेनी चाहिए। तो जून 2026 में जो ऑटो पॉलिसी है तो ग्रीनफील्ड बेनिफिट खत्म हो रहे हैं, और IMF अलाइनमेंट के बाद टैरिफ रैशनलाइजेशन आ सकती है, प्रोटेक्शन कम हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो पॉलिसी का खात्मा है वो इंडस्ट्री का खात्मा नहीं होता। अगर EPS अभी 100 है और अगर 30% गिर भी जाए तो 70 पे आती है, ये पेनफुल होगा लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं होगी। और मार्केट यूजुअली इस तरह की चीजों को पहले से प्राइस कर लेती है, शॉक नहीं आएगा। रियल इशू जो है वो पॉलिसी नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली अगर आप फ्यूचर को देखें तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो डोमिनेट करेंगे, जबकि जो कमजोर प्लेयर्स होंगे वो या तो निकल जाएंगे या फिर मर्ज हो जाएंगे। लेकिन तब तक कैपिटल डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है वो इस चीज का वेट नहीं करता कि जब साइकिल में से अच्छे दिन कब आएंगे, बल्कि वो कैपिटल है वो किसी अच्छी बेहतर इंडस्ट्री में वो रोटेट करता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो ऑटोस इंडस्ट्री है वो सिक्लिकल है और ये स्ट्रक्चरली हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे पाई स्टैग्नेंट है, एक्सपोर्ट इंजन नहीं है, डॉलर रिस्क परमानेंट है और कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा है। इसके साथ साथ यूज कार्स का प्रेशर भी है और जो इंसेंटिव्स मिले हुए थे ग्रीन फील्ड के वो खत्म होने वाले हैं। तो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, अच्छे कैश रिजर्व्स हो और मार्केट लीडर पोजीशनिंग हो। लेकिन मेरे ख्याल में सेक्टर वाइज बुलिश होना एक वीक पोजीशनिंग है, और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपको कैपिटल वहां डिप्लॉय करना चाहिए जहां पर सेक्टर या पाई ग्रो कर रहा हो, जबकि यहां पर तो सर्वाइवल गेम चल रहा है। और फाइनली इमोशन से इन्वेस्ट मत करें, नैरेटिव से इन्वेस्ट मत करें, बल्कि स्ट्रक्चर देखें और इकोनॉमिक्स देखें। और ऑटो स्टॉक्स पर जो मैं अभी तक रिसेंटली कुछ वीडियोस बना चुका हूं उसको जरूर देखें, उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके साथ साथ इस वीडियो के एंड पे भी आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यहाँ हम स्पेकुलेशन नहीं करते बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग करते हैं। तो याद रखें ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कोई भी अहम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी थॉरो रिसर्च जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक ऑटो इंडस्ट्री कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ब्रेकडाउन करूं तो कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।